हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस टू पार्ट्स के अंदर हमने चैप्टर 21 स्टार्ट किया था। चैप्टर 21 के अंदर साइबर सेफ्टी और साइबर रूल्स या किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ए साइबर क्राइम। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि साइबर सेफ्टी क्या होती है, प्लस साइबर सेफ्टी को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि साइबर क्राइम क्या होता है, आखिर हम साइबर क्राइम का यूज क्यों करते हैं, या किस तरह से आज हमारे साइबर क्राइम हमारे साथ अटैक होते हैं, या किस तरह से हम किसी तरह का फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है, और साइबर क्राइम क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के क्राइम किए जाते हैं, उनके बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी टॉपिक के बाद इन सारी चीज़ों से बचने के लिए या इन साइबर क्राइम में अटैक होने से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़े थे उन्हीं टॉपिक के बाद आज हमारा नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज साइबर क्राइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं या किस तरह से होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो साइबर क्राइम का बेसिक मीनिंग ये होता है कि साइबर क्राइम इज एनी criminal offense that is facilitated by or involves the use of electronic communications of information system, including the electronic devices, computers, or other internet. The term cybercrime is generally term that cover crime like phishing, credit card fraud, illegal downloading, industrial espionage, child pornography, cyberbullying, cyberstalking, cyberterrorism, creation and distribution of the viruses, spam and so on. तो बेटा साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? तो साइबर क्राइम का मीनिंग ये होता है कि ऐसे क्राइम जो किसी भी टेक्निकल डिवाइसेस या किसी टेक्निकल टर्म के थ्रू किए जाते हैं। इट मीन्स कि ऐसे क्राइम जो फिजिकल मोड में किए जाते हैं तो उन्हें हम जनरल क्राइम कहते हैं, जिनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, देन कुछ क्राइम के जो राइट्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली मोड में अप्लाई नहीं होते, जिन क्राइम में कई बार ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है, बट वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरह के क्राइम जो किसी डिजिटल मीडिया के थ्रू अप्लाई होते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल फोन के थ्रू हो गए, इंटरनेट के थ्रू हो गए, किसी सिस्टम के थ्रू हो गए, या किसी अदर डिवाइस के थ्रू हमें हैरेस किया जाता है या हमें परेशान किया जाता है। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं उन क्राइम को हम कहते हैं साइबर क्राइम। इसी साइबर क्राइम की कैटेगरी में बहुत सारे क्राइम होते हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग हो गया, फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड जो पासवर्ड एक्सेस होना, या डमी बेस पे हमारे अकाउंट को हैक कर लेना। इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स को हम कहते हैं साइबर क्राइम। अब इसी बेस पर जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब इन साइबर क्राइम को अलग तरह से वे में यूज में लिया जाता है, तो उन्हीं बेस पर साइबर क्राइम को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उन्हीं साइबर क्राइम में सबसे पहला जो क्राइम यूज में आता है उस क्राइम को हम कहते हैं सबसे पहला जो क्राइम आता है उस क्राइम को हम कहते हैं साइबर ट्रोलिंग एंड बुलिंग। सबसे पहला क्राइम होता है साइबर ट्रोल एंड बुलिंग। तो साइबर ट्रोल का मतलब क्या होता है? तो cyber troll refer to a person who purposely post or opposite screenshot meaning the insulting comments about something or someone with the aim to targeting a person online. The provocative message posted this way is also called troll. कि साइबर ट्रोलिंग का मतलब होता है कि जब कोई इलीगल पर्सन या कोई अननोन पर्सन किसी अदर पर्सन को कुछ रॉन्ग मैसेज ट्रांसफर करता है या अपोजिट मैसेज वगैरह डिलीवर करता है ऑनलाइन मोड में, और नए गलत मैसेज वगैरह डिलीवर करता है, तो इस तरह का जो क्राइम होता है उस क्राइम को हम कहते हैं साइबर ट्रोल्स। इसी साइबर ट्रोल्स के अंदर द प्रोवाइडिंग मैसेज posted this way are called the trolls. So the word troll can refer to a person democratic comments posted by a troll. तो ट्रोल एक्चुअल में एक ऐसे मैसेज होते हैं जो किसी भी इलीगली मोड में किसी पर्सन को परेशान करने के लिए, किसी को इंसल्टिंग फील कराने के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं, या जस्ट लाइक कॉमेडी के बेस पर या कोई एनिमी निकालने के लिए जो ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उन मैसेजेस को हम कहते हैं ट्रोल। तो इसी तरह से ऑनलाइन मोड में जब कोई भी थर्ड पर्सन आपको कुछ नेगेटिव मैसेज ट्रांसफर करता है, या आपको कोई पोस्ट वगैरह डिलीवर करता है, या आपको गलत मैसेज वगैरह डिलीवर करता है और परेशान करता है, तो इस तरह के क्राइम को हम कहते हैं साइबर ट्रोल क्राइम। साइबर ट्रोल क्राइम के बाद नेक्स्ट क्राइम आता है साइबर बुलिंग। नेक्स्ट क्राइम होता है उस क्राइम को हम कहते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि साइबर बुलिंग अकर व्हेन समवन यूज द इंटरनेट, ए सेल फोन, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स और सोशल नेटवर्क सच एज ए फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा टू हैरेस, डिमांड
embracing or intimating someone else. It is commonly a crime committed by a term too, as their growing access to electronic communication marks it possible to make fun of the obscene others. कि साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि जब कोई थर्ड पर्सन मोबाइल फोन के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन मीडियाज के थ्रू या किसी सोशल साइट्स के थ्रू किसी थर्ड पर्सन को कुछ हैरेसमेंट मैसेज ट्रांसफर करता है या डिलीवर करता है, और उस मैसेजेस में उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें ट्रॉल करने के लिए, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए जो मैसेज अगर डिलीवर करता है तो उस तरह के क्राइम को हम कहते हैं साइबर बुलिंग। और आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब साइबर बुलिंग और साइबर ट्रोलिंग दोनों ही सेम टू सेम है तो दोनों में डिफरेंट क्या हुआ? तो बेटा दोनों में डिफरेंट ये होगा कि साइबर ट्रोल रेफर टू अ पर्सन हु इज पर्सनली पोस्ट अपोजिटिंग, डिमांडिंग, इंसल्टिंग कमेंट्स अबाउट द समथिंग समवन विद द एम टू टारगेटिंग अ पर्सन ऑनलाइन। कि साइबर ट्रोलिंग के अंदर कोई पर्सन किसी को एम करता है और उसको एक नेगेटिव मैसेज वगैरह डिलीवर करता है तो उस क्राइम को हम कहते हैं साइबर ट्रोल्स। लेकिन साइबर बुलिंग के अंदर हम सोशल साइट्स पर कुछ नेगेटिव मैसेज ट्रांसफर करते हैं, डिलीवर करते हैं, और वो मैसेज किसी को पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकते हैं और सभी के लिए भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो क्राइम होता है इस क्राइम को हम कहते हैं साइबर बुलिंग। इट इज कॉमनली a crime committed by a teenage and their growing access to the electronic communication make it possible to make fun or the auspicious others. The problem spread like wildfire and the bully hide behind the anonymity of the login identity while encouraging the kids to join the fun, harassment and victim. ये जनरली इस तरह का जो क्राइम होता है वो क्राइम बेसिकली टीन एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं वो करते हैं कि किसी फन के लिए या जस्ट लाइक ए शौक के लिए किसी से कोई प्रॉब्लमेटिक केस क्रिएट करने के लिए, सीन क्रिएट करने के लिए इस तरह के मैसेज वगैरह डिलीवर करते हैं ऑनलाइन बेस पर। तो इस तरह के क्राइम को हम कहते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के बाद तीसरा इंटरनेट पर तीसरा क्राइम होता है, उस क्राइम को हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि दिस इज द काइंड ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट wherein the victim is subject to a barrage of online messages and emails. Typically, these stalker know their victim and instead of resorting to the offline stalking, they use the internet to stalk. A cyber stalker relies upon the anonyms offered by the internet to allow them to stalk their victim without being detected. नेक्स्ट तरह का क्राइम होता है, इस क्राइम को हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो बेटा साइबर स्टॉकिंग क्राइम का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी नॉन पर्सन को, विक्टिम को या किसी नॉन पर्सन को हैरेस करता है या उसको ब्लैकमेल करता है तो इस तरह का जो क्राइम होता है वो क्राइम होता है साइबर स्टॉकिंग। बट इस तरह के क्राइम में फिजिकली मोड में उन्हें एक्सेस नहीं किया जाता है, थ्रू इंटरनेट, वाईफाई या किसी अदर डिवाइसेस के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू जब रॉन्ग मैसेज वगैरह डिलीवर करता है या उसे वो ब्लैकमेल करता है, हैरेस करता है, तो इस तरह के क्राइम को हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। लेकिन साइबर स्टॉकिंग के अंदर जो विक्टिम होता है वो विक्टिम उस पर्सन को जानता है। इट मीन्स कि कोई किसी से एनिमीज इश्यूज सॉल्व करने के लिए या जनरली टीन एज के अंदर गर्ल्स बॉयज के बीच में जो केसेस होते हैं उन केसेस के बीच में कई सारे ऐसे मैसेज वगैरह डिलीवर किए जाते हैं, किसी को हैरेस करने के लिए डिलीवर किए जाते हैं। तो इस तरह का जो क्राइम होता है इस क्राइम को हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग क्राइम। तो साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और साइबर ट्रोल्स तीनों में डिफरेंट ये होगा कि साइबर ट्रोल्स के अंदर हम नेगेटिव मैसेज डिलीवर करते हैं बट हम किसी पर्सन को जानते नहीं है, अपने शौक के लिए मैसेज डिलीवर करते हैं। साइबर बुलिंग के अंदर हम फेसबुक, ट्विटर वगैरह के अंदर टीन एज के अंदर किसी को फन के लिए, जनरल एंजॉय के लिए मैसेज डिलीवर करते हैं, तो इस तरह के क्राइम को हम कहते हैं साइबर बुलिंग। लेकिन साइबर स्टॉकिंग के अंदर हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हुए जब मैसेज डिलीवर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं तो इस तरह के क्राइम को हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग क्राइम। इसी साइबर स्टॉकिंग क्राइम के बाद कुछ इश्यूज आते हैं कि साइबर स्टॉकर ऑफन टू दिस द ट्रबल देयर विक्टिम्स। कि अगर इस तरह के क्राइम किसी भी पर्सन के साथ हो रहे हैं तो जो पर्सन इस तरह के क्राइम कलेक्ट कर रहा है या कंडक्ट कर रहा है तो उस पर्सन के पास उस विक्टिम के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिससे वो उनको परेशान करता है, उन्हें डिस्टर्ब करता है और उसको जस्ट लाइक ब्लैकमेल करता है। तो इस तरह की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो साइबर स्टॉकर होता है दे कलेक्ट ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम सच एज नेम, फैमिली बैकग्राउंड, टेलीफोन नंबर्स और रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस एक्सेट्रा। कि जो स्टॉकर किसी थर्ड पर्सन को ब्लैकमेल करता है, हैरेस करना चाहता है, तो वो पर्सन उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पर्सन कहाँ आता है, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, फादर मदर की डिटेल क्या है एक्सेट्रा, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। The stalker may post this information of any filter of scenes to illegal websites, posting if the victim is posting this information। कि वो विक्टिम के खिलाफ या विक्टिम के लिए इस इंफॉर्मेशन को वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है या उसकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। People all kinds of from
nook and corner to the world who come across the information start calling the victim to his residence and workplace to many factually obscene reasons कि इस तरह से उनको ब्लैकमेल करने के लिए वो उन्हें जनरली बाउंड करता है या बाउंड करते हुए उनको ऐसे ब्लैकमेल करता है कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से शेयर कर दूंगा या ट्रांसफर कर दूंगा. Some stalker keep on sending repeated emails asking for various kinds of favors and therefore the victim कि इस तरह विक्टिम की जो लीगल पॉइंट्स होते हैं कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं डिलीवर करते हैं. तो इस तरह के क्राइम को हम क्या कहते हैं साइबर क्राइम कहते हैं. तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं इस तरह क्राइम में वो हैकर पर्सन उस पर्सन को जानता है. Stalker follow their victim from broader board. They hang out on the same social networking sites as their victim, many times posting notes to the victim, making sure that the victim is aware that is he being followed. कि इस तरह से विक्टिम क्या करता है कि वो जो स्टॉकर पर्सन होता है वो स्टॉकर पर्सन विक्टिम की मल्टीपल पोस्ट वगैरह ट्रांसफर करता है. वो ये चीज चेक करता है कि विक्टिम उससे कांटेक्ट करेगा या उसके जाल में फंस जाएगा. इस तरह की जो केसेस होते हैं तो इस तरह के स्टॉकर के पास उस विक्टिम की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. स्प्रेडिंग रिमोरस ऑनलाइन नेक्स्ट रीजन होता है. इस तरह की क्राइम का नेक्स्ट क्राइम होता है उस क्राइम को हम कहते हैं स्प्रेडिंग रिमोर्स ऑनलाइन. पीपल ऑफन थिंक they can make a fake profile with some different names to do anything online and will not be caught. Through such fake profile, people sometimes indulging a posting false information on social media or comments that could hurt others to spread rumors. नेक्स्ट टाइप का क्राइम होता है उस क्राइम को हम कहते हैं स्प्रेडिंग रूमरस ऑनलाइन. इसका मतलब ये होता है कई सारे पर्सन अपने फन के लिए अपने शौक के लिए कई तरह की ऑनलाइन फ्रॉड्स करने के लिए कई इंटरनेट सोशल साइट्स के ऊपर कुछ फेक वेबसाइट से अपना प्रोफाइल बनाते हैं. और प्रोफाइल बनाने के बाद जनरली गर्ल्स बॉयज़ को के केस में या कई डिफरेंट टाइप के फ्रॉड कंप्लीट करने के लिए वो नेगेटिव फेक वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं और फेक वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाकर अगले पर्सन से हैरेसमेंट करने के लिए या कई तरह के क्राइम करने के लिए यूज में लेते हैं. तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं इन तरह के क्राइम को हम कहते हैं रिमोरस ऑनलाइन क्राइम. स्प्रेडिंग rumor online is a crime and is punishable offense at the Information Technology Act of India. Publishing circular the rumors especially hurrying religious sentiment in the crime and is may invite with the influence of the 3 years. ये जनरली इस तरह के क्राइम के लिए 3 साल की सजा मिल सकती है और इस तरह क्राइम गलत क्राइम है जिसमें आप कोई फेक वेबसाइट बनाकर किसी अदर पर्सन से आपको रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या उस पर्सन को आप हैरेस करते हैं या डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को आप कंडक्ट करते हैं. तो इस तरह के क्राइम को हम कहते हैं रिमोर्स क्राइम. इसी क्राइम के बाद नेक्स्ट क्राइम आता है रिपोर्टिंग साइबर क्राइम. कि रिपोर्टिंग साइबर क्राइम का मतलब होता है कि इस तरह के क्राइम अगर साइबर क्राइम आपके साथ कंडक्ट होते हैं किसी पर्सन के साथ भी कंडक्ट होते हैं तो इस तरह के क्राइम के लिए रिपोर्ट करने के लिए कई तरह हमारे जो रूल्स राइट्स बने हुए हैं उन राइट्स को हम यूज में ले सकते हैं. इफ एनी साइबर क्राइम हैपन वन मोस्ट रिपोर्ट इज फर्स्टली टू पेरेंट स्कूल अथॉरिटी एंड देन पुलिस. द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग साइबर क्राइम इज मोर लेस देन द रिपोर्टिंग एनी अदर काइंड ऑफ ऑफेंस. कि अगर किसी पर्सन के साथ इस तरह के क्राइम होते हैं तो फर्स्ट केस में वो पेरेंट्स को बताएं स्कूल अथॉरिटीज को बताएं या फिर वो जनरली पुलिस स्टेशन में भी अपनी कंप्लेन कर सकता है. The local police station can be approached to filing complaints just like a cybercrime cell specially designed with the jurisdiction to register complaint. कि इस तरह के जो क्राइम होते हैं उन क्राइम के लिए अगर कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो जनरल जो पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं वहां पे इस तरह क्राइम की कंप्लेन वगैरह नहीं होती है. लेकिन वो पुलिस स्टेशन आपकी जो साइबर सेल बनी होती है उस साइबर सेल में इस तरह की कंप्लेन की जा सकती है और EFIR भी दर्ज की जा सकती है अगर आपके साथ इस तरह के कोई क्राइम हो रहे हैं. तो इस तरह से जनरली कई तरह के क्राइम जनरेट होते हैं और इस क्राइम से सेव रखने के लिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स. अब नेक्स्ट टर्म आती है कि आखिर इस तरह के हमारे साथ क्राइम होते हैं तो इन क्राइम से हम किस तरह से बच सकते हैं या अगर हम किसी सोशल साइट नेटवर्किंग साइट्स का हम यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है और हमें किस तरह से उसे ऑपरेट करना चाहिए. तो ये हमारे लिए यूजेबल टूल्स होते हैं. तो नेक्स्ट आता है कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स. A social networking sites is a web application or online platform where people can set up their public profile and make connection with other online peoples. Their profile on the same platform called the online friends. कि जनरली हम जानते हैं कि सोशल साइट्स या सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक ऐसी साइट्स होती है जो एक पब्लिक प्लेस होता है जहां पर कई सारे पर्सन्स अपने प्रोफाइल को किसी अदर फ्रेंड्स या कलीग के साथ में शेयर करते हैं जिसे हम ऑनलाइन फ्रेंड्स कहते हैं. देयर आर मेनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर अवेलेबल. कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स अवेलेबल होती है जिनमें फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का यूज किया जाता है. तो हम इन सारी वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं कि ये सारी वेबसाइट्स हमारे लिए एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट पर हम अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं
प्लस किसी भी थर्ड पर्सन से आप कंटेक्ट कर सकते हैं और उसके बीच में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, कि अगर हम इस साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं या हमें इन साइबर क्राइम में फंसना नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड ना हो या इस तरह के इश्यूज हमारे साथ जनरेट ना हो, तो इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करते हैं या इंटरनेट का यूज करते हैं, तो कुछ जनरल टर्म्स होती है, उन टर्म को हमें बेसिकली यूज करना चाहिए जिससे हम अपने इन फ्रॉड से बच सकें। तो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मतलब होता है कि जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करते हैं तो उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती है जो हमें इसको यूज करना चाहिए। तो सोशल मीडिया इज एवरीवेयर दीज डे, फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल फ्रंट we encounter social media in multiple ways, directly or indirectly, and thus the direct and indirect connectivity with the social media has made it too difficult to remain enter anonymous these days. In fact, the openness that internet offer has resulted in biggest challenges. Sometimes danger that information we post online can be shared like never before. कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन वेबसाइट, सोशल साइट्स का यूज करते हैं, तो सोशल साइट्स पे कम्युनिकेशन करते समय दो चीज आ सकती है कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन चुका है, बट इसके अलावा कई सारे इश्यूज भी इसके साथ जनरेट हो रहे हैं। तो इन इश्यूज को सेव रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप किसी भी सोशल साइट्स पर यूज करते हैं, तो सोशल साइट्स पर कुछ भी आप अगर पोस्ट करते हैं तो उन चीजों को पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो इन्फॉर्मेशन कहीं किसी थर्ड पर्सन के लिए मिसयूजेबल तो नहीं है, कोई पर्सन इसको मिसयूज तो नहीं कर सकता है। डू यू नो दैट whenever you do online post something to visit friend pages to search something else or leave permanent footprint called digital footprint in the remains for a year, storing trails to your online activities, although make the times to social media that we use in the personal relations and most of the conversation have harmless। ये जनरली जब आप सोशल साइट पे वर्किंग करते हैं या सोशल साइट्स का यूज करते हैं, तो सोशल साइट्स का यूज करते समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम कोई भी पोस्ट करते हैं, जैसे कि मैसेज भेजते हैं, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, तो उन फोटोग्राफ्स से पहले हमें इन फोटोग्राफ को जो अथॉरिटी देनी है, किसी पर्सन को अगर अथॉरिटी देनी है, तो ये चीजें पहले चेक कर लेनी चाहिए कि जिस पर्सन को हम इसकी परमिशन दे रहे हैं विजिट करने की या देखने की, कहीं वो इलीगल पर्सन तो नहीं है, या हमने जिस पर्सन को एक्सेस किया है या जिससे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो पर्सन इलीगल पर्सन तो नहीं है। अगर वो इलीगल पर्सन है, आप उसको नहीं जानते हैं, तो उसकी कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज करते हैं और सोशल साइट्स का यूज करते हैं, तो अपने प्रोफाइल को प्राइवेट प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, पब्लिक एक्सेस नहीं देना चाहिए। अगर आप पब्लिक एक्सेस देंगे तो हर पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को विजिट कर सकता है, देख सकता है। तो आप इस तरह से जो कम्युनिटीज होती है, इस तरह से जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होती है उन इंफॉर्मेशन को कभी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर एक्सेस नहीं देना चाहिए और नहीं उसे ओपन करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं या किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन करते समय हमें उन पर्सन को ही कम्युनिकेट करना चाहिए जिन पर्सन को हम जानते हैं। जिन पर्सन को हम नहीं जानते हैं, जो फेक प्रोफाइल बनाकर भी हमसे एक्सेस कर सकता है, तो इस तरह से हमें उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, देन उससे एक्सेप्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वाई यू शुड नो, कि जनरली कुछ टर्म्स ऐसी होती है कि अगर हम सोशल साइट्स का यूज करते हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, तभी हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करना चाहिए। While using social networking sites, you should know about the what right online behavior and what is considered cybercrime. We read about some cybercrime above. If not think that is making some anonymous profile and using fake information, he she can do such activities without getting caught. He she is certainly mistaken. Modern technology tool can find anyone online using IP addresses, location, etc. So one must not indulge in these activities at all. कि जनरली क्या होता है कि आज हम जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर या अदर किसी इंटरनेट साइट्स के ऊपर हर इंफॉर्मेशन आईपी एड्रेस के थ्रू या किसी अदर टर्म के थ्रू चलती है। तो इसी बेस पर कई पर्सन बिना परमिशन की हमारी इंफॉर्मेशन को कहीं से भी क्रैक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने आगे देखा था। लेकिन अगर हम इन साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं या इनके रिगार्डिंग अगर हम किसी में कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अदर देन देयर आर सम डेंजर एंड पॉसिबल स्टेप्स ट्रैप्स दैट यू मस्ट नो अबाउट। कि जनरली अगर हम इन टूल का यूज करते हैं तो हमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट आर द रिकॉर्ड एंड ट्रैक्स इंडिविजुअल लीव बिहाइंड एट स्टे यूज द इंटरनेट।
कि जनरली फुटप्रिंट्स एक ऐसे टर्म्स ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें जब भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं और जब इंटरनेट को हम छोड़ के बाहर निकलते हैं या अपनी वेबसाइट से बाहर निकलते हैं तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए. योर इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया, योर फ्रेंड्स सर्कल और सोशल मीडिया साइट्स you visit, online purchases, locations visited through Facebook check etc. all make up your digital footprints. कि जनरली आप कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन थ्रेड करते हैं या जनरली आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को ही जनरली हम फुटप्रिंट्स कहते हैं, जिससे कई सारे पर्सन्स बिना परमिशन आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. A common comparison to digital footprints is the footprints you leave behind you when walk along the beach. Every step you leave on the impression on the sandy surface that allow another person to see the mark that your activity has made in the first meeting. कि डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब ये हो गया कि डिजिटल फुटप्रिंट्स का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जिस तरह से आज हम कोई भी वर्क कंप्लीट करते हैं तो उस वर्क में जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो थर्ड पर्सन या कोई अदर पर्सन उन वर्क को कंप्लीट करना चाहता है तो वो हमारे जो बैकग्राउंड टर्म्स हैं जो हम वर्क हमने किया है उन वर्क को फॉलो करते हुए वो अदर वर्क को कंप्लीट करता है. उसी टाइप से जब आप सोशल साइट्स या इंटरनेट का यूज करते हैं तो सोशल साइट से इंटरनेट का यूज करते समय कोई थर्ड पर्सन आपकी एक्टिविटीज को मेजर करता है और आपने जो जो वर्क किया है उनको वो ट्रैक करता है, ट्रैप करता है और उन सारी एक्टिविटीज के थ्रू ही वो आपको आपके साइबर क्राइम को एक्टिवेट कर सकता है या आपको हार्म कर सकता है या आपको हैरेस कर सकता है. तो इन्हीं सम टर्म्स को हम क्या कहते हैं, फुटप्रिंट्स कहते हैं. अब इन फुटप्रिंट से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. तो प्राइवेसी सेटिंग. When you start using social media, you should not go with the default privacy setting. Rather, it's always good idea to set up privacy setting. कि जनरली क्या होता है कि जब हम सोशल साइट्स का यूज करते हैं और जनरली सोशल साइट्स का यूज करते समय हमें कभी भी जो प्राइवेसी सेटिंग है उनको मेजर करना चाहिए. प्राइवेसी सेटिंग के अंदर जो बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग है उनको यूज नहीं करना चाहिए. हमें खुद की प्राइवेसी सेटिंग अप्लाई करनी चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑनलाइन जब फेसबुक या ट्विटर पे आप अकाउंट बनाते हैं या उनको आप एक्सेस करते हैं तो जिन पर्सन को आप जानते हैं उन्हीं को आप परमिशन देनी चाहिए, अदर पर्सन को परमिशन नहीं देनी चाहिए. अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. व्हाट यू शुड डू यूजेस रूल्स, कि अगर कुछ रूल्स बने हुए उन रूल्स को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं. While using social media, if you conduct yourself in a responsible way, you can enjoy using social media and can utilize power for yourself. For this, you should follow the following uses rules appropriate for use of social media. कि जनरली हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो सोशल मीडिया के कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कभी भी फ्रॉडुलेंट वे में डिफाइंड नहीं होंगे. कोई पर्सन हमसे फ्रॉड नहीं कर सकता है. पहला होता है बी ऑथेंटिक. ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, बी ऑनेस्ट अबाउट योर आइडेंटिटी इन पर्सनल पोस्ट. नेवर पोस्ट द ऑथोरिटी पर्सन ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन क्लियर एंड ऑनेस्ट वे. कि जनरली जब आप किसी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या जनरली किसी लीगल वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमेशा ओरिजिनल देनी चाहिए. जस्ट लाइक कि आपने अगर गलत वेबसाइट या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो आप फ्रॉडुलेंट पर्सन माने जाएंगे. इसलिए हमेशा ऑथेंटिकेट रहना चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारी लीगल होनी चाहिए. नेक्स्ट होता है यूज ए डिस्क्लेमर. इफ यू आर एसोसिएटेड विद एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इन सम फॉर्म, स्टूडेंट और फैकल्टी और स्टाफ, you are sharing your personal views about something, to make it clear that these are your personal views or you don't represent any institution or organization here. कि यूज ए डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि जनरली जब आप किसी भी फर्म के अंदर वर्किंग करते हैं या जस्ट लाइक स्टूडेंट बेस पर वर्क कर रहे हैं या फैकल्टी बेस पर वर्क कर रहे हैं तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैं उन इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे अपडेट करके रखना चाहिए कि हम इस चीज़ को नॉलेज को एक्टिवेट करते हैं और अपना जो क्लियर नॉलेज है या इंस्टीट्यूट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली प्रोवाइड करनी चाहिए कि थर्ड पर्सन आपको विजिट कर सके. डोंट पिक फाइट ऑनलाइन. समटाइम पीपल मे रिस्पॉन्ड टू योर पोस्ट इन वे यू डू नॉट फाइंड गुड. In such a case, it is advised not to pick fight online, rather convey your unhappiness through the consecutive post message while carefully choosing the right words. If, however, the posts are too demographic and fail the category of troll cyberbullying, they handle it with the mentioned the earlier section. कि डोंट पिक फाइट ऑनलाइन, कि जनरली हमें ऑनलाइन फाइट नहीं करनी चाहिए. ऑनलाइन फाइट का मीनिंग ये हो गया कि जब आपने कोई पोस्ट अप्लाई की या आपने कोई पोस्ट ऑनलाइन वेबसाइट्स या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपने कोई पोस्ट मैसेज भेजा और वो मैसेज अगर किसी पर्सन को हर्ट कर रहा है तो इस तरह के मैसेज हमें कभी डिलीवर नहीं करने चाहिए. ठीक है.
तो इस बेस पर अगर वो पोस्ट किसी को एक्सेस नहीं होते हैं तो जनरली ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, या आपने किसी और की इन्फॉर्मेशन चुरा के आपने अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड कर दी। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि साइबर बुलिंग मानी जाती है। डोंट यूज फेक नेम्स और pseudonyms, कि जनरली हमें जो वेबसाइट पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। हमें अपनी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को ही डालना चाहिए जिससे कई पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकें। अगर आप इस तरह के फेक अकाउंट बनाकर, फेक आईडी बनाकर आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं तो ये एक साइबर क्राइम माना जाता है। प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। While you should be honest about yourself, but you should never provide a post personal information online. The scam artists or identity thieves keep looking the such thing that can use your information to conduct your fraud and crime. कि जनरली प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, कि हमें अपनी आइडेंटिटी को उस पर अप्लाई तो करना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी गलत वेबसाइट्स या जिस वेबसाइट को हम जानते नहीं है, जिस पर्सन को हम जानते नहीं है, उस पर्सन से कम्युनिकेट करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिलीवर नहीं करना चाहिए। अपनी पर्सन जो मेन इन्फॉर्मेशन से उस इन्फॉर्मेशन को ही उस पर ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं की तो कई सारी कंपनीज जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है वो आपको सर्च नहीं कर पाएगी। कि वाइल यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप के लिए ऑनेस्ट हैं, बट यू शुड नेवर प्रोवाइड ए पोस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करते, द स्कैम आर्टिस्ट और आइडेंटिटी थीव्स keep looking for such thing and can use your information to conduct some fraud or crime। कि जनरली जो कुछ साइबर क्राइम्स होते हैं, जो साइबर सेफ्टी टूल्स होते हैं, साइबर सेफ्टी जो मेजरमेंट्स, जो राइट्स, जिनको राइट्स अवेलेबल होते हैं, वो पर्सन क्या करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन को एक नेगेटिव में मानकर आपके ऊपर एक क्राइम माना जा सकता है। Thus never list your full name, parents detail, home address, telephone number online. It is a good idea to create a separate email address that you use only with social media sites. Also, you should never share about your location online. Think तो always ready to and love such opportunities। कि जनरली हम जब इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं तो हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो भेजनी चाहिए, लेकिन जितना हो सके पॉसिबिलिटी हो तो हमें अपने खुद के अकाउंट बनाकर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना चाहिए। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास आईडी एंड पासवर्ड रहेगा, उस आईडी पासवर्ड के बिहाफ पर ही कई पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह से हमें उस प्रिकॉशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। डज योर इंफॉर्मेशन पोस्ट पास द publicly test? Before you post something online platform, publicly test on it. If the rule, if you post message is not acceptable for face-to-face conversation over the telephone or the other medium, that is not acceptable for a social networking sites too। जनरली ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को जब ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये पब्लिकली डिलीवर कर रहे हैं, तो अगर हमें उसके रिगार्डिंग कोई डमी मैसेज वगैरह डिलीवर नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। Ask yourself, would I want to see the published in the new newspaper or posted in the delivered tomorrow? Respect your audience. Sometimes school college students talk in slang and the some abuse words which they find okay with their small groups. But these things must not be posted online. Don't use slacks, personal insult, absently and engage in any conduct that would be accepted in your connection world। कि जनरली आज हमारी हैबिट्स बन चुकी है कि हम स्कूल कॉलेज में अगर हमें कोई अवार्ड मिलता है या कोई भी टर्म हमारे साथ क्रिएट होती है तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करते हैं, बट इस तरह की हमें ऑप्शंस नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर जनरली आपको नोटिस कर रही हो, या वो इसका मिसयूज कर लें, या आपको कोई, आपने किसी को मैसेज भेजा हो, उस मैसेज का गलत रिवार्ड निकाल ले। तो इस तरह के क्राइम हमें नहीं करने चाहिए, हमेशा ऑडियंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हमें कुछ जो कमेंट मिलते हैं तो उन कमेंट के रिगार्डिंग हमें पॉजिटिव कमेंट ही प्रोवाइड करने चाहिए। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कभी एक्सेस ही नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो उनके कमेंट्स को आप रिप्लाई अगर देते हैं तो पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए। अगर आप ट्विटर या फेसबुक अगर आप यूज करते हैं और कई सारे ऑडियंस अगर आपको विजिट कर रही है तो आपको हमेशा इस तरह के मैसेज डिलीवर करने चाहिए जो किसी को हर्ट ना करें। Respect other sentiments. You should always respect other privacy and consistent to topic. They may be considered sensitive such as policies and reasons. Thus, you should never post anything that may compromise someone's privacy and hurt someone's sentiments. नेक्स्ट होता है कि किसी पर्सन की सेंटिमेशन को हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ कमेंट दे रहे हैं तो कमेंट ऐसे होने चाहिए जो किसी पर्सन को ग्लेटफुल महसूस हो या उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड हो। ऐसे मैसेज डिलीवर नहीं करने चाहिए जो किसी को हार्श करें या हैरेसमेंट के लिए यूज में लिए जाएं या किसी को हर्ट करें।
तो इस तरह के मैसेज हमें यूज नहीं करने चाहिए। मॉनिटर कमेंट्स। मोस्ट पीपल हु मेंटेन सोशल मीडिया साइट्स वेलकम कमेंट्स। इट बिल्ड credibility and most community. You should prefer to review and approve comments before posting them on your sites. This way you will ensure the quality of comments, but this is not, you should respond a timely way to comments so that comments posting happen in the slippered amount of time and not delay unnecessarily long period. जनरली मॉनिटर कमेंट्स का मतलब होता है कि कई सारे पर्सन्स ऑनलाइन थ्रेड्स या ऑनलाइन सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स का यूज करते हैं, तो उनके पास डेली बेस पर कई सारे कमेंट आते रहते हैं, तो हमें उन कमेंट का रिप्लाई प्रॉपर वे में देना चाहिए। जनरली तीनों पॉइंट्स ही एक ही बात को डिफाइन करना चाह रहे हैं कि हमें जो कमेंट्स देने हैं वो कमेंट्स टाइम पर देने हैं, प्लस प्रॉपरली वे में डिफाइन करके देना है। ऐसा नहीं हो कमेंट्स का मिसयूज किया जाए, और कोई कमेंट अगर हम दे रहे हैं तो लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ रेस्पेक्टफुल टूल्स का यूज करके अपने साइबर क्राइम से बच सकते हैं, प्लस अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम का यूज क्या होता है, किस तरह से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं, किस तरह से यूज में ले सकते हैं, इन सब चीजों को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया कि साइबर सेफ्टी क्या होती है, साइबर सेफ्टी का यूज कैसे होता है, साइबर क्राइम क्या होते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आइडेंटिफाइड होते हैं, तो वो साइबर क्राइम के ऊपर बनाए जाते हैं कि साइबर क्राइम में साइबर बुलिंग क्या होती है, स्टॉकिंग क्या होता है, साइबर क्राइम को बचने के लिए हम किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने थॉट्स पढ़ी थी वही थॉट्स यहाँ पे यूज में ली जा रही है। इसी के साथ मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई इश्यूज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 21 साइबर सेफ्टी यहीं पर मेरा कंप्लीट हो रहा है। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके नोट्स बनाइए, पीछे के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जब मिड के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप सॉल्व कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इजी चैप्टर है। रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।